मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज देखें गठबंधन सरकार, कोalition गवर्नमेंट। गठबंधन, बंधन तो है लेकिन उसमें गांठ है, और यदि कहीं पर बंधन है और उसमें गांठ है तो गांठ कभी भी खुल सकती है। तो गठबंधन यह शब्द जो है नकारात्मकता का बोध देता है। विशेष करके आज की तारीख में दुनिया में दो प्रकार की शासन पद्धतियां हैं, एक अध्यक्षात्मक पद्धति, दूसरी संसदीय पद्धति। अध्यक्षात्मक पद्धति में राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है, उसका निर्वाचन जैसे भी हो वह अपने पद पर रहते हुए अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिका इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि अमेरिका में जब 1789 में पहली बार संविधान लागू किया गया, तब से लेकर के आज तक राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने में अथवा उसका कार्यकाल को पूरा करने में कभी कोई अड़चन नहीं आई। 1789 में 4 साल का कार्यकाल अमेरिका में राष्ट्रपति का होता है। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए, इन सभी राष्ट्रपतियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया, और जिन्होंने पूरा नहीं कर पाया, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने त्याग पत्र दे दिया, तो शेष अवधि के लिए उपराष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बीच में कभी कोई निर्वाचन नहीं हुआ। पूरे अमेरिकन इतिहास में एकमात्र राष्ट्रपति निक्सन थे जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। निक्सन के अलावा आज तक अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति ने त्याग पत्र नहीं दिया है। और निरंतर अभी तक प्रत्येक चौथे वर्ष में वहां पर चुनाव होते हैं, और चुनाव होने के बाद नया राष्ट्रपति शपथ लेता है और अपना कार्यकाल पूरा करता है। 1958 के पहले फ्रांस में भी संसदीय पद्धति की स्थापना की गई थी, लेकिन वहां पर संसदीय पद्धति इतनी अधिक असफल हुई कि फ्रांस की जनता उसको मन में अपने यह विचार बना ली कि अब इसको छोड़ना चाहिए, छोड़ देंगे संसदीय व्यवस्था को, क्योंकि हर 6 महीने में फ्रांस में नई सरकार स्थापित होने लगी। यहां तक कि फ्रांस में कहावत शुरू हो गया कि फ्रांस में सरकारें ऐसे बदलती हैं जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कपड़े बदलता है। इतनी जल्दी सरकारें बदलने लगी, क्योंकि किसी भी सरकार को बहुमत नहीं होता था, नहीं मिलता था। बहुमत दे करके 6 महीना खींचा, उसके बाद सरकारें गिर जाती थी। आखिरकार फ्रांस ने संसदीय व्यवस्था को तिलांजलि दिया और अध्यक्षात्मक शासन की स्थापना की, और तब से लेकर के आज तक फ्रांस में सरकारें स्थायी रूप से काम कर रही हैं। अब देखें संसदीय व्यवस्था को। दुनिया के अधिकांश देशों में संसदीय व्यवस्था है। अधिकांश देशों में अध्यक्षात्मक पद्धति को दुनिया के सभी देशों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि गिने चुने देश हैं जिन्होंने अध्यक्षात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया है, जिसमें अमेरिका प्रमुख है, फ्रांस है, श्रीलंका है, अर्जेंटीना, ऐसे कुछ देश हैं। बाकी जितने भी देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, यहां पर संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। इसमें स्विट्जरलैंड अपवाद है, और साम्यवादी देशों को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि साम्यवादी देशों की पद्धति दूसरे प्रकार की होती है। वो अपने साम्यवादी व्यवस्था के संदर्भ में वो अपनी व्यवस्था का संचालन करते हैं। जहां तक स्विट्जरलैंड का प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की संविधान की शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें अध्यक्षात्मक पद्धति का स्थायित्व और संसदीय पद्धति का उत्तरदायित्व, दोनों तत्वों को जोड़ करके, दोनों तत्वों को मिला करके स्विट्जरलैंड का संविधान बनाया गया है, और स्विट्जरलैंड बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। वहां का संविधान, वहां की सरकारें बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं। तो स्विट्जरलैंड अपवाद है। दुनिया के कुछ देशों में यदि स्विट्जरलैंड की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था की स्थापना हो सकती है। लेकिन स्विट्जरलैंड के लोगों की मानसिकता बहुत ऊंची है, बहुत अच्छी है, आदर्श है, इसलिए स्विट्जरलैंड में व्यवस्था चल रही है। अब बचा संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था का मूल आधार क्या है? बहुमत है। कि सामान्य निर्वाचन होते हैं, जिसे कि आम निर्वाचन कहा जाता है।
आम निर्वाचन के बाद उस प्रथम सदन का गठन हुआ। उस प्रथम सदन में जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है, मतलब सदन की जितनी सदस्य संख्या होगी उसका आधा से एक ज्यादा, यदि किसी एक दल को इतना सीट मिल जाता है, मान लीजिए सदन की संख्या 500 है, आधा 250 हुआ, एक ज्यादा 251, यदि किसी एक दल के 251 से अधिक सदस्य हुए तो वह दल बहुमत दल कहलाता है और उस बहुमत दल का नेता अपने प्रधानमंत्री बनते हुए अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। तो संसदीय शासन का मूल आधार बहुमत है। जब तक बहुमत दल के हाथ में, जब तक उस दल के हाथ में सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तब तक वह सरकार काम करती है। जैसे ही उसके हाथ से बहुमत खत्म हो जाता है, कुछ सदस्य दूसरा का समर्थन करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही उसका अल्पमत हो जाने के कारण उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। ये संसदीय शासन का मूल आधार है। कोई भी सरकार संसदीय व्यवस्था में तब तक काम करती है जब तक कि उसके पास प्रथम सदन का, अर्थात सदन के निचले सदन का बहुमत उसके साथ है। जब तक उसके पास बहुमत का समर्थन है तब तक वह अपने पद पर काम करता है। जैसे ही उसके हाथ से बहुमत का विश्वास खत्म हो जाता है, वैसे ही उसको त्याग पत्र देना पड़ता है, क्योंकि बहुमत दूसरे के पास चली जाती है। तो संसदीय शासन का मूल तत्व बहुमत है। अब आता है गठबंधन की समस्या। गठबंधन का प्रश्न अब आता है। मान लीजिए चुनाव हुए, उस चुनाव में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। स्पष्ट बहुमत, इसको निरपेक्ष बहुमत भी कहते हैं। और निरपेक्ष या स्पष्ट बहुमत का मतलब होता है 100 में 51, आधा से एक ज्यादा, उसको स्पष्ट बहुमत, क्लियर मेजॉरिटी या निरपेक्ष बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। मान लीजिए देश में बहुदलीय व्यवस्था है, जैसे भारत है, फ्रांस है, ऐसे ही आपको 50 देश मिल जाएंगे जहां पर बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था में कोई भी एक दल प्रायः स्पष्ट बहुमत चुनाव में प्राप्त नहीं कर पाता है। और जब सदन में, प्रथम सदन में स्पष्ट बहुमत किसी भी एक दल को नहीं मिलता है, तब फिर सरकार बनाने में समस्या होती है। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न दल आपस में मिलकर के गठबंधन करते हैं, परस्पर समझौता करते हैं और मिलजुल करके बहुमत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और यह जो बहुमत प्राप्त करने का प्रयास है, और जब ऐसी सरकार बनती है तो उसे गठबंधन की सरकार या मिलीजुली सरकार कहते हैं। ये मिलीजुली सरकार या गठबंधन सरकार है। तो गठबंधन सरकार जहां कहीं भी बनती है, क्या होता है, विभिन्न, मान लीजिए एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो 2, 3, 4, 5 जितने भी दल हैं, इतने दलों को मिला करके वे सदन में बहुमत स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और बहुमत स्थापित करने के लिए जितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी दलों को मिलाकर के ये सभी दल आपस में मिलकर के एक गठबंधन करते हैं, एक समझौता करते हैं और बहुमत की स्थापना करते हुए सरकार का निर्माण करते हैं। मतलब मिलीजुली सरकार में या गठबंधन सरकार में एक से अधिक दलों की उपस्थिति होती है। संसदीय शासन का एक बहुत बड़ा लक्षण है राजनीतिक सजातीयता। राजनीतिक सजातीयता का मतलब होता है कि संसदीय शासन में मंत्रिमंडल के सदस्यों की राजनीतिक जाति एक होती है। मतलब मंत्रिमंडल में जितने भी सदस्य होते हैं, ये सब एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। लेकिन गठबंधन सरकार में ऐसी राजनीतिक सजातीयता नहीं होती, क्योंकि उसमें अनेक दलों को मिला करके सरकार का निर्माण किया जाता है। ये गठबंधन सरकार है। भारत में इसका आपको उदाहरण कई प्रकार से मिलेगा, जिसकी चर्चा हम इसी समय थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि संसदीय शासन में
गठबंधन सरकारें होती हैं और वहां पर होती हैं विशेष करके जहां पर के बहुदलीय पद्धति हो और किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, वहां पर गठबंधन सरकारों की स्थापना की जाती है। तो उसमें देखिए कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहला है दलों के मध्य समझौता। जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिला तो कई दल मिलकर के आपस में समझौता करते हैं, समझौता करके बहुमत की स्थापना करते हैं और बहुमत की स्थापना करने के बाद वे अपना एक नेता चुनते हैं। समझौता मतलब आपस में सहमति होती है कि हम सरकार बनाएंगे और फिर वे अपना एक नेता चुनते हैं। उस नेता का नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति उस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और फिर प्रधानमंत्री इन सभी दलों के सदस्यों को विश्वास में रखते हुए जितने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाना होता है उतने मंत्री वह नियुक्त करता है। इस प्रकार से मंत्रिमंडल मिले जुले विभिन्न अनेक सदस्यों को मिला करके मंत्रिमंडल, अनेक राजनीतिक दलों के सदस्यों को मिला करके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो आपस में समझौता करके राजनीतिक दल सरकार की स्थापना करते हैं। दूसरा है न्यूनतम कार्यक्रम पर सहमति। मान लीजिए 2-4 दल हैं, चुनाव लड़े, अलग अलग चुनाव लड़े, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, तो फिर चुनाव अभी हुआ है, सरकार बनने में समस्या है क्योंकि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो तत्काल दूसरा चुनाव करना संभव नहीं होता। जैसा अपने भारत है, भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, परिणाम स्वरूप मान लीजिए अभी चुनाव हुए और किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो तत्काल दूसरी बार नया चुनाव करवाना संभव नहीं होता। तो इसलिए विभिन्न दल व्यावहारिक दृष्टि से आपस में समझौता करके बहुमत स्थापित करते हैं और बहुमत स्थापित करके आपस में लोग सहमत होते हैं कि ये हमारा न्यूनतम कार्यक्रम है, इतने बिंदुओं पर हम सहमति व्यक्त करते हुए शासन करेंगे। तो उनके बीच आपस में सहमति होती है, न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया जाता है, साझा कार्यक्रम तैयार किया जाता है, उन पर सहमति ली जाती है और सहमति लेने के बाद फिर उनके बीच समझौता हुआ, फिर वो अपना बहुमत की स्थापना करते हैं। न्यूनतम कार्यक्रम पर सहमति होती है। तीसरा है गठबंधन। चुनाव पूर्व भी हो सकता है, पश्चात भी हो सकता है। भारत में गठबंधन बहुत ज्यादा होता रहा है, विभिन्न दल आपस में मिलकर के वो अपना एक गठबंधन स्थापित करते हैं और मिल करके चुनाव लड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव के पूर्व विभिन्न राजनीतिक दल आपस में समझौता करते हुए चुनाव लड़ते हैं कि चलो हम लोग मिल करके एक साथ चुनाव लड़ते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए चुनाव अलग अलग होकर लड़े हैं, तो चुनाव के बाद, लोकसभा के गठन के बाद यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो बहुमत स्थापित करने के लिए, बहुमत प्राप्त करने के लिए विभिन्न दल आपस में मिलकर के गठबंधन करते हैं। तो गठबंधन चुनाव पूर्व भी हो सकता है, चुनाव के पश्चात भी हो सकता है। अब भारत में यह परंपरा बन चुकी है कि जब कभी भी लोकसभा में या विधानसभाओं के चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिला तो राष्ट्रपति सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजते हैं। यदि मान लीजिए वह सबसे बड़ा दल अपनी असमर्थता व्यक्त करता है कि मैं बहुमत स्थापित नहीं कर पाऊंगा, तो फिर ऐसे दलों को उसके बाद नंबर में वरीयता दी जाती है जो राजनीतिक दल चुनाव के पहले गठबंधन बना करके चुनाव लड़े हुए हैं। और यदि वहां पर भी असफलता मिलती है राष्ट्रपति को, तो फिर ऐसे राजनीतिक दलों के नेताओं को ऑफर दिया जाता है प्रधानमंत्री के पद का, जो चुनाव के बाद आपस में मिलकर के गठबंधन स्थापित करते हैं। तो गठबंधन चुनाव के पूर्व भी हो सकता है, पश्चात भी हो सकता है। जैसे भारत में महागठबंधन जिसे इंडिया या इंडी गठबंधन का नाम दिया गया है, चुनाव पूर्व गठबंधन है। जैसे एनडीए है जिसके नेता नरेंद्र मोदी हैं, तो ये भी चुनाव के पूर्व का गठबंधन है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चुनाव के बाद भी बहुमत स्थापित करने के लिए विभिन्न दल मिलकर के समझौता करते हैं और बहुमत की स्थापना करते, गठबंधन करते हैं। तो चौथा है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी। जब निर्णय निर्माण होता है, निर्णय निर्माण मतलब
जब देश के लिए किसी विषय पर निर्णय लेने की बात आती है तो चूंकि उस गठबंधन सरकार में अनेक दलों के प्रतिनिधि होते हैं, अनेक दलों के सदस्य होते हैं, इसलिए निर्णय निर्माण प्रक्रिया में व्यापक जन भागीदारी या व्यापक भागीदारी दिखती है कि एक राजनीतिक दल को यदि स्पष्ट बहुमत मिल गया, उसने अपने सरकार की स्थापना कर ली, तो वह अपना दल की नीतियों को लागू करेगा, एक पक्षी हो जाएगा। जबकि गठबंधन सरकार में चूंकि अनेक दलों के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी व्यापक बन जाती है और व्यापक रूप से लोगों के हितों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और पांचवा है क्षेत्रीय हितों को महत्व। छोटे छोटे राजनीतिक दल मिलकर के, छोटे छोटे राजनीतिक दल के सदस्य भी चुनाव लड़ते हैं और वो विजयी होकर के लोकसभा में पहुंच जाते हैं, विधानसभा में पहुंच जाते हैं। क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि भी लोकसभा में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रीय दलों का सहयोग मिला करके, सहयोग लेकर के जब सरकारें बनती हैं तो वो क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्रीय हितों की बात अधिक करते हैं, अपने क्षेत्रीय हितों पर ज्यादा ध्यान आकृष्ट करते हैं ताकि क्षेत्रीय हितों की पूर्ति की जा सके। तो क्षेत्रीय हितों को ज्यादा महत्व इसमें दिया जाता है, राष्ट्रीय हितों को महत्व इनके लिए गौण हो जाता है। ये गठबंधन सरकार की विशेषताएं हैं। अब देखें गुण, पहले गुण देख रहे थे, फिर उसके बाद दोष देखेंगे। सबसे पहला गुण में व्यापक प्रतिनिधित्व। इसमें अभी मैंने बताया क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता दिया जाता है, तो इसमें चूंकि अनेक दलों के प्रतिनिधि होते हैं इसलिए इसका प्रतिनिधित्व व्यापक होता है, राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रतिनिधित्व होता है। अलग अलग दलों के लोग, अलग अलग क्षेत्रों से जीत करके आने वाले लोग मिलकर के मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल में, सरकार में व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा है आम सहमति का प्रयास। प्रायः राजनीतिक दलों के बीच तू में बहुत ज्यादा होती है, एक दूसरे के कोई बहुत बड़े प्रतिद्वंदी होते हैं। भारत जैसे देशों में तो आजकल दुश्मनी हो जाती है, दुश्मनी ज्यादा देखने को मिलती है भारत जैसे देशों में। लेकिन फिर भी जब वो गठबंधन करते हैं तो आपस में समझौता करके सहमति के बिंदु तलाश करते हैं, सहमति के बिंदु तलाश करते हुए वो बहुमत की स्थापना करते हैं और सरकार की स्थापना करते हैं। तो मिलजुल करके काम करने की प्रवृत्ति गठबंधन सरकार में देखने को मिलती है। तीसरा है व्यावहारिकता पर आधारित सिद्धांत पर नहीं। राजनीतिक दल, वैसे राजनीतिक दलों का मूल आधार सिद्धांत होता है। राजनीतिक दल जितने भी होते हैं एक निश्चित सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे अमेरिका में दो दल है, रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक। एक दल केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने की बात करता है, दूसरा दल राज्यों को अधिक स्वतंत्रता देने की बात करता है। इसी प्रकार से इंग्लैंड में तीन दल हैं, एक अनुदारवादी, दूसरा मजदूर दल, तीसरा उदार दल। अनुदारवादी जो दल है वह प्राचीन ब्रिटिश संस्कृति की स्थापना करने के पक्ष में होता है। मजदूर दल आम जनता के हितों की बात करता है। उदारवादी दल सबको लेकर साथ में आगे बढ़ने की बात करता है। तो राजनीतिक दल एक निश्चित सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित सिद्धांत को लागू करने का प्रयास करते हैं यदि वे सत्ता में आ गए तो। लेकिन जहां कहीं भी गठबंधन सरकार बनती है वहां पर विचारधारा पीछे रह जाती है, व्यावहारिकता की ओर ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से हम सरकार की स्थापना करें ताकि देश को तत्काल नया चुनाव करवाने की आवश्यकता न पड़े। इसके पीछे का तत्व यह है कि छोटे छोटे राजनीतिक दल भी सत्ता भोगने की दौड़ में सम्मिलित हो जाते हैं कि हमको भी सत्ता का सुख मिलना चाहिए, सत्ता का स्वाद हमको भी मिलना चाहिए। इसके पीछे की बात है। फिर है तानाशाही की संभावना नहीं, क्योंकि विभिन्न दलों को मिला करके, अनेक दलों को मिला करके एक सरकार की स्थापना होती है, इसलिए ऐसी सरकार कभी भी तानाशाह नहीं बन सकती, क्योंकि इनका मूल आधार बहुमत है। जब तक छोटे छोटे दलों को आप संतुष्ट नहीं करेंगे, यदि वो रूठ जाएंगे तो आप मना नहीं पाएंगे और आपका बहुमत खत्म हो जाएगा। तो छोटे छोटे दलों को लेकर के यहां पर क्योंकि सबकी सहमति लेकर के कोई भी काम करते हैं, इसलिए ऐसी सरकार कभी भी तानाशाह नहीं हो सकती। और पांचवा है दलगत हितों की पूर्ति। दल के हितों को पूरा करने के लिए ऐसी गठबंधन की सरकारें बनाई जाती हैं और प्रत्येक दल अपने हितों की पूर्ति में लग जाता है। यह है गठबंधन सरकार के गुण। अब देखें दोष की ओर। गठबंधन सरकार का सबसे बड़ा और प्रमुख दोष है अस्थायित्व।
वैसे संसदीय शासन का सबसे बड़ा दोष है उसका स्थायी न होना। अस्थायित्व संसदीय शासन का सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि संसदीय शासन का मूल आधार बहुमत है, जबकि गठबंधन सरकार जो होती है यह कभी भी सहयोगी दलों के असहयोग के कारण बहुमत खो सकती है। इसको त्याग पत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। भारत में इसके कई आपको उदाहरण मिल जाएंगे, दुनिया के विभिन्न देशों के आपको उदाहरण मिल जाएंगे, जबकि सरकारें गिर गई क्योंकि बहुमत उसने खो दिया था। तो गठबंधन सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अस्थायित्व है। दूसरा है भयादोहन, ब्लैकमेल क्या है? छोटे छोटे दल भी प्रधानमंत्री को, मंत्रियों को आंखें दिखाते हैं, हमारी बात मानो, हमारी मांगों को पूरा करो, नहीं तो हम तुमको सपोर्ट करना, समर्थन देना बंद कर देंगे। छोटे छोटे दल भी, जिन दलों की संख्या 1, 2, 4 तक होती है, ऐसे छोटे छोटे दल भी सरकार को ब्लैकमेल करते हैं, प्रधानमंत्री को धमकाते हैं, यदि हमारी बात नहीं मानेंगे हम आपको सपोर्ट देना बंद कर देंगे, समर्थन हम विड्रॉ कर लेंगे। तो यहां पर ब्लैकमेल होता है। तीसरा है घटक दलों की मनमानी। दोनों चीजें, दूसरा तीसरा बिंदु लगभग के समान है। घटक दल मनमानी करते हैं। एक आपको मजे की बात बताऊं, 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो यूपीए 1 उसको कहते हैं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो इसमें यह तय हुआ कि टीएमसी को रेलवे मंत्रालय दिया जाएगा। देखिए, गठबंधन सरकार है, गठबंधन हुआ, चुनाव हुए, चुनाव में यह तय हुआ, चुनाव के बाद जब बहुमत की बात आई तो यूपीए को बहुमत मिला। यूपीए में फिर समन्वय समिति, उसकी समिति की बैठक हुई, टीएमसी ने कहा मुझको रेल मंत्रालय चाहिए। बिल्कुल डंके की चोट पर उसने कहा हमको रेल मंत्रालय चाहिए। मानना पड़ा, टीएमसी को कहा गया कि ठीक है, आपके दल से रेलवे मंत्री बनेगा। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी, पहले ममता बनर्जी रेल मंत्री रही, उन्होंने जो भी काम किया, यूपीए की सरकार के समय जब ममता बनर्जी ने रेल मंत्रालय छोड़ करके फिर वो पश्चिम बंगाल की जब मुख्यमंत्री बन गई, तो उन्होंने एक व्यक्ति को, अपने दल के एक व्यक्ति को रेल मंत्री का नाम नॉमिनेट किया और उनको रेल मंत्री बना दिया। रेल मंत्री टीएमसी के पास है। अब उस कैबिनेट मंत्री ने, जिसका नाम त्रिवेदी था, त्रिवेदी रेल मंत्री ने क्या किया, टीएमसी की नीति के विपरीत यात्री भाड़े में नॉमिनल वृद्धि की व्यवस्था बजट में कर दिया, रेल बजट में। और इसकी सूचना उस मंत्री ने, टीएमसी के उस मंत्री ने ममता बनर्जी को नहीं दी। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रिमंडल के सदस्य गोपनीयता के नियम से बंधे होते हैं। कोई भी मंत्री अपने मंत्रिमंडल के बारे में या मंत्रिमंडल की बैठकों के बारे में या बजट के बारे में जब तक वो पेश न हो जाए तब तक इधर उधर वो लीक आउट नहीं करता, नहीं बता सकता। यदि वो लीक आउट हो गया तो उस मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो उस रेल मंत्री ने अपने बजट में जो रेल भाड़े में वृद्धि का प्रस्ताव स्थापित किया था, उसकी सूचना उसने ममता बनर्जी को नहीं दी, गोपनीयता की आड़ में। कहा गोपनीय चीज है, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। उन्होंने नियम के अनुसार काम किया। जब रेल मंत्री ने ऐसा वृद्धि का प्रस्ताव बजट में प्रस्तुत किया और लोकसभा में उन्होंने कहा कि रेल भाड़े में नॉमिनल वृद्धि की गई है, इतने वृद्धि की गई है, तत्काल ममता बनर्जी ने उस त्रिवेदी को, रेल मंत्री को, रेलवे मंत्री के पद से तत्काल हटाया और रातों रात दूसरे व्यक्ति को रेल मंत्री बना दिया। मनमोहन सिंह चुपचाप देखते रह गए, एक शब्द नहीं बोल पाए। तो घटक दल इतनी मनमानी करते हैं, वो जैसा चाहे वैसा करेंगे। प्रधानमंत्री बेचारा चुपचाप देखते रहता है। और कि प्रधानमंत्री की कमजोर स्थिति, कैबिनेट की कमजोर स्थिति, यहां पर प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे देखते रहते हैं। मनमोहन सिंह का अनुभव हमारे सामने है कि मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहते हुए क्या किया, चुपचाप सब देखते रहे। जितने भी घटक दल थे, इन सभी दलों ने खूब मनमानी किया,
जैसा चाहते थे वैसा ही किया। प्रधानमंत्री को कोई पूछता तक नहीं था। केवल पद लोलुपता इतनी अधिक हो गई थी कि उन्होंने अपने सामने सब चीजों को उपेक्षित करना शुरू कर दिया। इतनी अधिक कमजोर और लाचार स्थिति आज तक देश में किसी प्रधानमंत्री की नहीं रही जितनी मनमोहन सिंह की रही है। इसी प्रकार से जो कैबिनेट होता है, ऐसे गठबंधन सरकार की जो कैबिनेट होता है, वह कैबिनेट भी पूरी तरह से कमजोर होता है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दलों की एक समन्वय समिति होती है, कोर कमेटी होती है, जिसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है। मंत्रिमंडल जिस विषय पर भी विचार करना चाहता है, पहले वह सुपर कैबिनेट में जाता है, राजनीतिक दलों के समन्वय समिति के बीच जाता है, वह समन्वय समिति में जाता है। समन्वय समिति उस विषय को प्रस्ताव पर विचार करती है। यदि उसने हां कहा तब कैबिनेट उस पर अपनी मुहर लगाता है। तो कैबिनेट भी यहां पर नाम मात्र का होता है, उस पर कई प्रकार के बंधन होते हैं। विशेष करके कोऑर्डिनेशन कमेटी का बहुत बड़ा बंधन होता है, वह अपनी तरफ से कुछ भी मंत्रिमंडल का काम या मंत्रिमंडल का निर्णय नहीं ले सकता। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट दोनों की स्थिति बहुत ही कमजोर होती है। फिर सुपर कैबिनेट समन्वय समिति, प्रत्येक गठबंधन सरकार में जितने दलों को मिलाकर के ऐसी सरकारें बनती हैं, उन सभी दलों के नेताओं को लेकर के एक सुपर कैबिनेट बनता है, जिसे समन्वय समिति कहते हैं। वह सबसे पहले प्रत्येक विषय पर विचार करके निर्णय लेता है और उस निर्णय को मंत्रिमंडल अप्रूव करके, स्वीकृत करके फिर उसको लागू करता है या संसद में आगे की कार्यवाही करता है। तो सुपर कैबिनेट सुपर हो जाता है। फिर है परस्पर दोषारोपण। राजनीतिक दल, ये गठबंधन सरकार के जो भी सदस्य होते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। उत्तरदायित्व तो कोई लेना नहीं चाहता, श्रेय हर कोई लेना चाहता है। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी हो गई तो ये राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं। तो यह परस्पर दोषारोपण यहां पर होता है और इस प्रकार से ये अनुत्तरदायित्व की भावना देखने को मिलती है। को भी कई प्रकार जो भी घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं में कोई भी दायित्व लेना नहीं चाहता, बल्कि दूसरों पर दोषारोपण करके अपने आजीविका को सुनिश्चित करता है। ये गठबंधन सरकार की दोष है। तो गुण कम है, दोष अधिक है। यह केवल एक ऐसी व्यवस्था है कि आप जिसे बोलचाल के भाषा में खिचड़ी कहते हैं। आदमी खिचड़ी कब खाता है? जब उसका हाजमा खराब हो जाए, जब शरीर में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाए, तब वह खिचड़ी खाता है। खिचड़ी सुपाच्य होता है। खिचड़ी से शरीर में ताकत नहीं आती, लेकिन जो बीमारियां होती है वो बीमारियां दूर हो जाती है, धीरे धीरे करके दूर हो जाती है, क्योंकि पाचन क्रिया को ज्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता, ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, खिचड़ी सहज होता है। इसी प्रकार से जो भी गठबंधन सरकारें होती हैं, ये खिचड़ी के रूप में कुछ दिनों तक काम ले सकती हैं, कुछ दिनों तक काम कर सकती हैं, लेकिन इससे आप एक कठोर निर्णय की अपेक्षा नहीं कर सकते, एक स्ट्रांग डिसीजन की आप अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि अनेक दलों का इसमें मेल होता है। सब दलों को कन्विंस करना, उनको विश्वास में लेना, उनका समर्थन प्राप्त करना, ये कई बार असंभव होता है। तो खिचड़ी सरकार, गठबंधन सरकार एक अस्थायी व्यवस्था है, जिसके सामने सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं होती। सत्ता का सुख भोगने के लिए ये गठबंधन में सम्मिलित होते हैं। तो ऐसी गठबंधन सरकार नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए सरकार ने अभी एक जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में जो एक गठबंधन, एक जो कमेटी या आयोग बनाया है, उसको ये विषय दिया गया है, एक देश एक चुनाव। भारत में हर साल हमेशा चुनाव होते रहते हैं, कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं। सरकार का ये कहना है कि चुनाव एक बार हो, और सब चुनाव एक बार में यदि होगा तो देश का न केवल आर्थिक बचत होगी, अपितु सरकारी अधिकारी भी चुनाव से मुक्त होकर के अपना दूसरा काम, अपना जो निर्धारित काम है वो कर पाएंगे। तो गठबंधन सरकार एक काम चलाओ व्यवस्था है, किसी देश का या किसी सरकार को चलाने की स्थायी व्यवस्था नहीं है। इस संदर्भ में हम भारत के गठबंधन सरकारों पर चर्चा करें। 1977 के पहले भारत में कांग्रेस की सरकारें थी, केंद्र में और अधिकांश प्रांतों में भी। तो केंद्र में 1977 में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी।
2.5 साल चली, त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि घटक दलों का समर्थन वो गठबंधन ने, जनता पार्टी ने खो दिया था। चरण सिंह बने 6 महीने के लिए, बहुमत साबित नहीं कर पाए। इसके बाद अगला गठबंधन सरकार बनी 1989 में, वीपी सिंह के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी। देखिए यहां पर चुनाव के बाद गठबंधन हुआ। चंद्रशेखर वीपी सिंह को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन बड़े पार्टी के रूप में स्थापित हुआ। उन्होंने दो विपरीत केंद्र पर, दो विपरीत दिशा की ओर जाने वाले 2 राजनीतिक दलों से उन्होंने सहयोग लिया था। एक तरफ लेफ्टिस्ट थे, वामपंथी दल, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, लेकिन ऐसे 2 विपरीत ध्रुवों पर स्थित राजनीतिक दलों को लेकर के उन्होंने अपना बहुमत स्थापित किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद यह सरकार भी गिर गई। उसके बाद चंद्रशेखर आए, वो 6 महीने रहे, ज्यादा काम नहीं कर पाए। 1991 में चंद्रशेखर की सरकार गई। उसके बाद 1996 से 99 तक वाजपेयी आए, गठबंधन सरकार बनी, 13 दिन तक रहे, बहुमत साबित नहीं कर पाए। देवेगौड़ा को नया प्रधानमंत्री बनाया गया, वो 2 साल रहे, कुछ समय रहे। देवेगौड़ा को भी त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद फिर आई के गुजराल बने, 6 महीने रहे, फिर चुनाव हुआ। इसके बाद 1999 में एनडीए की स्थापना हुई। एनडीए के नेतृत्व में यहां पर चुनाव हुए और उस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी को बहुमत मिला, जिन्होंने 5 वर्ष तक 2004 तक अपना शासन अच्छी तरह से चलाया। पूरे भारत के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सबसे पहले गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद 2004 में यूपीए का गठबंधन सामने आया, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ये आया। इसने 2 कार्यकाल पूरा किया, 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। मनमोहन सिंह बेचारे मौन सिंह रह करके उन्होंने काम किया। सभी प्रकार की गड़बड़ियां हुई, लोग उब गए अनियमितताओं से, अव्यवस्थाओं से। आखिरकार 2014 में फिर एनडीए की स्थापना हुई, एनडीए की सरकार बनी, जो कि 3 चुनाव भी लगातार हुए हैं, 14, 19 और अभी 24। तीनों बार नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का मौका मिला। 2024 के निर्वाचन में भले ही बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला अकेले, लेकिन उन्हें 2 नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के समर्थन से उन्होंने बहुमत स्थापित किया और अभी सरकार चल रही है। तो गठबंधन सरकार बहुदलीय व्यवस्था वाले देशों में पाई जाती है। यह एक स्थायी व्यवस्था नहीं होती, यह काम चलाऊ व्यवस्था होती है। इसमें सत्ता का सुख राजनीतिक दल लेने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यह गठबंधन सरकार एक स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती। इसी के साथ गठबंधन सरकार का ये अध्याय समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।